बात अखिलेश यादव की सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने हुंकार भरी है, लेकिन ये हुंकार दक्षिण से भरी है। कांग्रेस और मायावती से दूरी बनाते हुए अखिलेश को उम्मीद है कि केसीआर ने हवा दी है और इससे फायदा मिलेगा विपक्ष को। अखिलेश यादव उस रणनीति के तहत बीजेपी को घेरने की कोशिश में हैं जिसमें कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। दरअसल 2024 के लिए अखिलेश नए मोर्चे की तैयारी में है। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश ने नए मोर्चे के विकल्प की अब तलाश कर ली है। अखिलेश यादव पहली बार तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ एक मंच पर नजर आए, लेकिन बड़ी बात यह कि 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में मिली हार को अखिलेश ने अब गंभीरता से लिया है। लोकसभा विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अब अखिलेश 2024 की तैयारी में मजबूत डगर की तलाश में है। क्योंकि महान दल एसबीएसपी का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो चुका है, तो कांग्रेस से एसपी और बीएसपी ने किनारा कर लिया है। दिल्ली फतेह करने के लिए दक्षिण से दांव खेला जा रहा है। विपक्षी पार्टियां अलग अलग मोर्चे से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के सहारे तो अखिलेश केसीआर और केजरीवाल के साथ चौथे मोर्चे पर डटे हैं और निशाने पर बीजेपी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के, जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां भारत सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है। चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बीआरएस की पार्टी की सरकार हो, जो सहयोग और जो मदद और जो लोकतंत्र में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पा रही। भगवान विष्णु, उनके अवतार भगवान नरसिम्हा जी का जो मंदिर का निर्माण कराया, मैं आपको बधाई देता हूं। आपने काम ज्यादा किया, प्रचार कम किया, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं। फिलहाल एक तरफ दिल्ली की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी ओर उन्हें चुनौती देने के लिए अलग मोर्चा तैयार किया जा रहा है। और ऐसा ही कुछ नजारा तेलंगाना खम्मम में दिखा, जहां केसीआर के साथ अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंच साझा करते नजर आए। और इसी मंच से विपक्ष ने भी 2024 का बिगुल फूंक दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बयानबाजी का दौर अब परवान चढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनके मुद्दे, उनके फैसले हमें और आपको पीछे ले जा रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की, प्रोग्रेसिव सरकारों की। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे, तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा देकर के देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहीं आए हुए हैं और वो तीसरे फ्रंट की तलाश में हैं। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। 2024 फतह करने का लक्ष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष में मोर्चे पर मोर्चा क्यों बन रहा है। तो आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं में एक मत नहीं है। कांग्रेस का लगातार गिरता जनाधार भी इसकी एक वजह है। पीएम फेस के लिए राहुल को नापसंद किया जा रहा है, तो नीतीश कुमार खुद पीएम बनना चाहते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी की केसीआर से दूरी साफ साफ दिख रही है और कांग्रेस से अखिलेश ने भी दूरी बना ली है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को पीएम की रेस में देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो इस तरह से कई सारे यहाँ पर ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा। कठिन है डगरपन घट की। केजरीवाल जी को ममता जी पसंद नहीं है, ममता जी को नीतीश जी पसंद नहीं है, नीतीश जी को राहुल जी पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि
ये एकता में विविधता हो गई है। और राहुल जी, केजरीवाल जी, ममता जी, ये सभी लोग अलग अलग राह पकड़कर चल रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में केसीआर जी कितना वोट दिला पाएंगे? श्री केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी को कितना वोट दिला पाएंगे? हाँ, एक माहौल बना रहे हैं कि हाँ, हम लोग एक मोर्चा बना रहे हैं और हम इसमें काम करेंगे, हम लोग एक विपक्ष की एक ताकत बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जितने उस मोर्चे में हैं वो अपने अपने राज्य के लिए मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उन राज्यों में, तेलंगाना में समाजवादी पार्टी 500 वोट भी केसीआर साहब को नहीं दिला सकती। इस तरीके कथनी और करनी में अंतर से काम नहीं चलेगा। आपको सीरियसली काम करने होंगे। आप सरकार में हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाना आपका काम है, बेरोजगारी दूर करना आपका काम है, महंगाई दूर करना आपका काम है, लेकिन आप काम करने की जगह सिर्फ बयान दे रहे हैं। और अब बात यूपी में गुजरात मॉडल की। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप की रणनीति बना रही है, जिसके लिए छोटे दलों और समूहों को साधने की मुहिम चलाई जाएगी। और इसी के तहत जेपी नड्डा भी कल से यूपी के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीआर पाटिल को भी यूपी का प्रभार मिल सकता है। दरअसल गुजरात में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत इस बार मिली और जीत का श्रेय अध्यक्ष सीआर पाटिल को दिया गया। पाटिल ने पन्ना समिति के प्रयोग को लागू किया था। एक कार्यकर्ता को 5 मतदाताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सीआर पाटिल पीएम मोदी के बेहद करीबी हैं और यूपी में बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहती है और यही वजह है कि यूपी में गुजरात मॉडल की तस्वीर देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां योगी के नेतृत्व में बीजेपी 2 बार से प्रचंड जीत के साथ सत्ता में है। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां पक्ष से लेकर विपक्ष तक की नजर है। अब उसी उत्तर प्रदेश से 2024 का चुनावी बिगुल बजने वाला है। एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा मिशन पूर्वांचल के दौरे पर हैं और गाजीपुर से सियासी समर का शंखनाद करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 350 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को यूपी से काफी उम्मीद है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 की तैयारियों पर गंभीर विमर्श हुआ है। 22 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, कमजोर बूथों को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। 22,000 से ज्यादा बूथों को चिन्हित किया गया। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर होगा मंथन। यूपी में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी ने गुजरात मॉडल की रणनीति तैयार की है। पार्टी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाकर चर्चा में आए वहां के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को सबसे अहम सूबे का प्रभार देने का संकेत दिया है। चर्चा है कि सीआर पाटिल को या तो केंद्र में मंत्री बनाकर या फिर केंद्रीय संगठन में शामिल कर यूपी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में साल 2014 के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी पहले की तरह राज्य में फिर से छोटे दलों को साधने की मुहिम चलाएगी, पुराने सहयोगियों से रिश्ते मजबूत करेगी, पार्टी से नाता तोड़ने वालों को जोड़ा जाएगा, दलों और समूहों को नए सिरे से साधा जाएगा। हिंदुत्व, सामाजिक न्याय में संतुलन की कवायद शुरू की गई है। बीजेपी को पता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, ऐसे में पार्टी इस राज्य में रत्ती भर भी खतरा नहीं उठाना चाहती। इस क्रम में पार्टी की योजना साल 2014 की तरह ही सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने की है। तब पार्टी ने गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव एससी और हिंदुत्व का दाव चला था। अब पार्टी की योजना इस सामाजिक समीकरण में पसमानदा मुसलमानों और क्षेत्र विशेष से जुड़ी यादव बिरादरी को साधने की है। जानकारी है कि नया समीकरण तैयार करने के लिए कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। गुजरात में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली। जीत का श्रेय अध्यक्ष सीआर पाटिल को दिया गया। पाटिल ने पन्ना समिति के प्रयोग को लागू किया था। एक कार्यकर्ता को 5 मतदाताओं की जिम्मेदारी दी। सीआर पाटिल पीएम मोदी के बेहद करीबी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।
और इसी रोड मैप पर पार्टी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इसका जिक्र बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हुआ। लेकिन जब बात बड़ी जीत की है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए और इसी को देखते हुए 399 दिन पहले से ही बीजेपी ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। – 2019 से 2024 में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही बीजेपी अब मुस्लिमों को साधने में जुट गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के उन नेताओं को नसीहत दी जो मुस्लिम समाज के बारे में आए दिन बयानबाजी करते हैं। पीएम ने कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न की जाए। पार्टी कार्यकर्ता देश के अल्पसंख्यक समाज से बिना वोट की अपेक्षा के मिले, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी और धर्म के हो। ऐसे में 2024 के लिए बीजेपी का प्लान पसमानदा सेट हो चुका है। दरअसल पसमानदा का मतलब वंचित और शोषित होता है। भारतीय मुसलमानों में पसमानदा की आबादी है 85%। इसमें दलित और पिछड़े मुस्लिम वर्ग शामिल होते हैं। बीजेपी सरकार में इन्हें आरक्षण और योजनाओं का लाभ मिला है। साथ ही पसमानदा समाज को मुख्यधारा में लाने की कई पहल की गई है। दावे हैं बीजेपी के कि सबका साथ सबका विश्वास के नारे पर वो आगे बढ़े हैं और इस समाज का साथ उनके साथ है। – 2024 के लोकसभा चुनाव में सबका साथ सबका विश्वास का मंत्र अब सार्थक होने जा रहा है। 80-20 के फॉर्मूले को बदला जा रहा है और अब मिशन 100 के पैटर्न पर मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है। चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक, हर वोट बैंक पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को मंत्र दिया है, बिना भेदभाव के अल्पसंख्यकों से मिले, चाहे वो वोट दें या ना दें। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत की जीत के बाद 2024 के रण में टीम मोदी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के मकसद से काम कर रही है। दिल्ली में मंथन हुआ और बचे दिनों का प्लान सेट हो गया। लोकसभा चुनाव में 400 दिन बचे। 350 सीट जीतने के लिए हर घंटे का हर समुदाय के पास जाना होगा। गैर जरूरी बयानबाजी से बचना होगा। 543 में 350 सीट जीतने का लक्ष्य। विरोधी दल मोदी लहर को रोकने के लिए एकजुट होने की तैयारी में है और कोशिश है कि बीजेपी को 250 सीट से नीचे ही रोक लिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, हर समुदाय, हर वर्ग और हर उस अंतिम आदमी को साथ लाना है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं थे। और मोदी मंत्र का असर ये हुआ है कि यूपी में पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। यहाँ तक कि पहले ही पसमानदा सम्मेलन कर बीजेपी ने तस्वीर साफ कर दी। बीजेपी विकास के रास्ते पर है और विकास में भेदभाव संभव नहीं। उन्होंने हमेशा जो है वो सियासी वोटों की ठेकेदारी को परास्त किया है और समावेशी विकास की हिस्सेदारी को प्राथमिकता दी है। और यही नतीजा है कि जो सियासी वोटों की ठेकेदारी पूरी तरह से ध्वस्त हुई है, उसका खात्मा हुआ है और समावेशी विकास की हिस्सेदारी प्राथमिकता के साथ चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं है बल्कि नीति भी है और नियत भी है। उसी का नतीजा है कि आज बिना तुष्टीकरण सशक्तिकरण के रास्ते पे देश चल रहा है। उसमें समाज का सभी वर्ग है, पसमानदा भी है। देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही उससे पूरा मुस्लिम समाज इस बात का स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उससे समाज की उस सोच को और बल मिला कि हमको बिना भेदभाव के
समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसके तरक्की के लिए काम करना है। खासतौर पे हमारे जो मुस्लिम समाज है और मुस्लिम समाज में जो हमारा पासमानदा वर्ग है, उसके सशक्तिकरण के लिए, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए, उसके रोजगार के लिए हमको काम करना है। देश में पसमानदा मुसलमान करीब 14.6 करोड़, देश में बोहरा मुसलमान करीब 12 से 13 लाख, जिसे साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकारिणी की बैठक में संदेश दिया। लेकिन क्या बीजेपी के साथ मुसलमानों का झुकाव संभव हो पाएगा? क्या कांग्रेस से खफा मुसलमान बीजेपी को समर्थन देने के मूड में हैं? क्या क्षेत्रीय पार्टियों से मुसलमानों का किनारा हो रहा है, या फिर 2019 की दिशा 2024 तक बदलने वाली है? मतलब ये कि अगर मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को मिल गया तो 350 का लक्ष्य को आसानी से भेदा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने 2019 के बाद मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे मुसलमानों तक पहुंचने के लिए स्नेह यात्रा, मुफ्त राशन, सिलेंडर, आवास योजना। हर राज्य में अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम, मुस्लिम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी को क्यों मुस्लिम वोट चाहिए? इस सवाल का जवाब ये है कि बीजेपी 2024 में और बड़ी जीत का दावा कर रही है। विपक्ष में बीजेपी फेस की लड़ाई के चलते मुस्लिम अपने नेता का चुनाव करने में कंफ्यूज है, और यही वजह है कि कभी 80-20 का नारा देने वाली पार्टी अब सबको साथ लेकर 2024 के रण में उतरने का मन बना चुकी है, और पीएम मोदी ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात कर लेते हैं शफीकुर रहमान बर्क की। विवादित बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं एसपी सांसद बर्क। बीएसपी प्रमुख मायावती की इस बार उन्होंने तारीफ की और इस वजह से बवाल मच गया। बर्क ने एक बयान में मायावती को मुसलमानों का हितैषी करार देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि देश को मायावती की जरूरत है, उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, और बर्क का ऐसा बयान ऐसे वक्त में आया है जब मायावती ने यह ऐलान किया है कि वो अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, और ऐसे में बर्क के बयान को सियासी तौर पर बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। उधर एसपी विधायक इकबाल महमूद ने पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर जोरदार हमला किया। इकबाल महमूद का कहना है कि अखिलेश यादव को धौंस देने को लेकर मायावती के समर्थन में सांसद का ये बयान उनसे दिलवाया गया है। उन्होंने दावा किया कि बर्क जैसे लोग अपने बयानों से मुसलमानों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 94 साल की उम्र हो गई है। 2-3 आदमी उनको अपने साथ ले उठाते बिठाते हैं। दिमाग भी उतना काम नहीं करता, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। मुसलमानों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। तो ये सिर्फ इस बहुजन की तारीफ नहीं करता, ये तो कई पार्टियां बदल चुके हैं। शुरू से देखिए मेरे हाल में 6-7 पार्टियां लोग बदल चुके हैं अपनी। ये जिस हैसियत पे आज पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। ये बयान उन्होंने जानबूझकर उन्होंने नहीं दिया, बल्कि दिलवाया गया है कि ये बात कहोगे तो तुम्हारे साथ जो है अखिलेश यादव की होगी कि ये भाग जाएंगे। ये धौंस देने की बात है, ये उनको ब्लैकमेल करने की। चलिए टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत देश के कई पहलवानों ने नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है। विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों का यौन शोषण और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कोच को लेकर भी कहा कि वो यौन उत्पीड़न करते हैं। पहलवानों का कहना है कि वो इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे और बृजभूषण को पद से हटाने तक चुप नहीं बैठे। पहलवानों का कहना है कि वे रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया की कुछ नीतियों का विरोध कर रहे हैं। देखो, हमारा मकसद यहाँ तमाशा मचाना नहीं था कि हम सारे रेसलर्स को लेके आए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 97% भी हमारे साथ ही हैं, और हम यहाँ सिर्फ अपनी बात रखने आए थे, हंगामा मचाने नहीं आए थे। तो सभी रेसलर्स दुखी हैं, मतलब हर स्टेट से सभी रेसलर्स दुखी हैं। ये नहीं है कि 3% यहाँ है तो 3% दुखी हैं।
देखिए, अगर हम रेसलिंग करते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम का क्वालिटी अगर उसमें से अगर बॉडी क्लीन दिख रहा है तो मेरी फैमिली भी देखती है, हमारा पूरा परिवार देखता है, पूरा देश देखता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो वो कॉस्ट्यूम पहन के अगर मेरे मन में 1% भी डाउट आएगा ओलंपिक्स वाले स्टेज पे, तो मैं वो कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकती हूँ? इतना अनकंफर्टेबल फील करके अगर मैं रेसलिंग मैच पे जाऊंगी तो मैं कॉस्ट्यूम के साथ लड़ाई लड़ूंगी या अपने अपोनेंट के साथ में लड़ूंगी। उनका कहना है कि सिर्फ 2-4 यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सारे रेसलर उनके साथ हैं। चलो ठीक है, उनकी वो सोच है, उनको पता लग जाएगा कौन नहीं है, कौन है साथ में। वो तो हम मतलब ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया हमने, लेकिन अगर ये वो लड़ाई लंबी लड़ना चाहते हैं, वो अपने आप को सही सिद्ध करने की लड़ाई आएगी तो देखते हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं और सब खिलाड़ी तैयार हैं। जितने भी रेसलर आप देखते जाइए, भीड़ नहीं आएगी इधर पे, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन के को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।